जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर बनता है। आपसे पूछा है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर बनता है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आंख का लेंस उत्तल लेंस होता है। आंख का लेंस कैसा होता है, तो आंख का लेंस जो होता है वह उत्तल लेंस होता है। यह आने वाली किरणों को अपवर्तित करके रेटिना पर वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बाद में मस्तिष्क इस उल्टे चित्र को सीधा करके हमें वास्तविक रूप में दिखाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड केवल आरएनए में पाया जाता है और डीएनए में नहीं। आपसे पूछा है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड जो है केवल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरासिल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। डीएनए में जो है वह 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो एडानिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। जबकि आरएनए में 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो एडेनिन, यूरासिल। थाइमिन के जगह पर आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। फिर गुआसिन, गुआनिन और साइटोसिन ये पाए जाते हैं। तो यानी डीएनए में थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में इसकी जगह यूरासिल होता है। इस प्रकार यूरासिल केवल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल्वर आयोडाइड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडेट का प्रयोग किया जाता है। यह यौगिक बादलों में बर्फ जैसी संरचना तैयार कर देता है, जिसमें जल वाष्प संघनित होकर वर्षा की बूंदों में बदल जाती है। इसके अलावा कभी कभी सोडियम क्लोराइड और डाई आइस का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए कृत्रिम वर्षा कराने में प्रमुख यौगिक जो है वह सिल्वर आयोडाइड है। सिल्वर आयोडाइड है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, यदि किसी वस्तु की गति द्रव्यमान के बढ़ने पर कम हो तो यह किस नियम को दर्शाता है। आपसे पूछा है कि यदि किसी वस्तु की गति द्रव्यमान के बढ़ने पर कम हो तो यह किस नियम को दर्शाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन का द्वितीय नियम दर्शाता है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, तो न्यूटन का द्वितीय नियम जो कहता है वह कहता है F बराबर यम इंटू ए, यम इंटू ए। यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर होती है F बटा एम। इसका अर्थ है कि यदि बल नियत है और द्रव्यमान बढ़ता है तो त्वरण कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्वरण, तो त्वरण कम हो जाएगा। वस्तु की गति सीधे सीधे त्वरण पर निर्भर करती है। यह भी ध्यान रखिएगा कि वस्तु की गति जो होती है वह सीधे सीधे त्वरण पर निर्भर करती है। इसलिए द्रव्यमान बढ़ने पर गति कम होने की स्थिति न्यूटन के द्वितीय नियम को दर्शाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, एड्स की जांच की जाती है। आपसे पूछा है एड्स की जांच निम्न में से किससे की जाती है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एड्स जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम की जांच के लिए कई परीक्षण किए जाते हैं, जैसे कि एलिसा। एलिसा क्या होता है, तो एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे या पहला और सबसे आम परीक्षण है। इसमें एचआईवी एंटीबॉडी की मौजूदगी की जांच होता है। एक होता है वेस्टर्न बोल्ट टेस्ट या एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है। एलिसा से पॉजिटिव आने पर एचआईवी की पुष्टि के लिए किया जाता है। और पीसीआर, इसमें वायरस के आरएनए डीएनए को प्रत्यक्ष रूप से पहचाना जाता है। इससे एचआईवी संक्रमण को जल्दी पता लगाया जा सकता है। तो इसलिए एड्स की जांच एलिसा, वेस्टर्न बोल्ट और पीसीआर तीनों से की जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, साउंड वेव किस प्रकार की तरंग होती है। आपसे पूछा है कि साउंड वेव जो है किस प्रकार की तरंग होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य तरंग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साउंड वेव जो होता है यानी कि ध्वनि तरंग या अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जो किसी माध्यम जैसे वायु, जल, ठोस की आवश्यकता होती है। यह अनुदैर्घ्य तरंग होती है जिसमें कणों का तोलन तरंग के प्रसार की दिशा को समांतर होता है। इसमें संकुचन और विरलन की स्थिति बनती है। ध्यान रहे, ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग नहीं होती जैसे प्रकाश तरंग होती है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाणु और कवक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु और कवक को अपघटक कहा जाता है। ये मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को विघटित करके पोषक तत्वों को मिट्टी में पुनः चक्रित करते हैं। इस प्रक्रिया से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और जैव भौतिक चक्र चलता रहता है। जबकि शैवाल और लाइकेन मुख्यतः प्रकाश संश्लेषक होते हैं और प्रोटोजोआ खास श्रृंखला में उपभोक्ता की तरह काम करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। आपसे पूछा है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थिमज्जा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण मुख्यतः अस्थिमज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण जो होता है यकृत और पलिया में होता है और वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण लंबी हड्डियों की अस्थिमज्जा जैसे फ्यूमर, ह्यूमरस और चपटी हड्डियां जैसे पसली, खोपड़ी, सेड़ी की मज्जा में होती है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है। इसका कार्य शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। आपसे पूछा है कि गन मेटल जो है किस मिश्र धातु से निर्मित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा, जस्ता और टिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गन मेटल एक ब्रांज मिश्र धातु है जो मुख्यतः इनसे मिलकर बनी होती है। तांबा जिसकी प्रतिशत मात्रा होती है 85 से 90%। टिन और जस्ता जो इसमें प्रतिशत मात्रा होता है 2.5 होता है। गन मेटल का प्रयोग जो होता है वह तोपों और बंदूकों के पुराने हिस्सों में किया जाता है। वाल्व, गियर्स, पाइप फिटिंग और प्रतिरोधी पुर्जों के निर्माण में होता है। जंग और संचारण के सुरक्षा कारण समुद्री कार्यों में भी किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विद्युत मोटर कौन सी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आपसे पूछा है कि विद्युत मोटर जो है कौन सी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर वह यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सिद्धांत क्या है इसका, तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जब किसी चालक यानी कि कंडक्टर में धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबकीय क्षेत्र में होता है, तो इस बल लगता है, यही बल मोटर को घुमाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इसमें से किसके कारण दिखाई देती है। आपसे पूछा है कि एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का प्रकीर्णन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब धूल या कुआसे से भरे कमरे में प्रकाश की एक बारीक किरण प्रवेश करती है तो वह किरण हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों से टकराती है और विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यही कारण है कि धुएं या धूल से भरे कमरे में हमें प्रकाश की किरण स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसे ही टिंडल प्रभाव भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे पूछा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, NaSCO3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र जो है NaSCO3 है। इसका उपयोग क्या है, तो केक, ब्रेड आदि को फुलाने में, एसिडिटी से राहत पाने के लिए और सफाई और धुलाई में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायुमार्ग को सिकुड़ने से रोकता है। आपसे पूछा है कि श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायुमार्ग को सिकुड़ने से रोकता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उपास्थ के छल्ले इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन तंत्र में श्वास नली के चारों ओर अर्धवृत्ताकार उपास्थ के छल्ले होते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो श्वास
श्वास नली को सिकुड़ने या चिपकने से बचाना, वायु मार्ग को हमेशा खुला रखना ताकि हवा का आवागमन सुचारू रूप से हो सके, इसलिए वायु मार्ग का सिकुड़ना उपास्थि के छल्लों द्वारा रोका जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों का तनाव हार्मोन है। ये आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों का तनाव हार्मोन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एबिसिसिक एसिड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी एबिसिक एसिड को पौधों का तनाव हार्मोन्स कहा जाता है। कारण क्या है इसको कहने का, तो यह पौधों में सूखे, ठंड, खारेपन या अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में सक्रिय होता है। पत्तियों के रंध्र बंद कर देता है ताकि पानी की हानि ना हो। बीजों में सुस्तता अवस्था बनाए रखता है जिसमें प्रतिकूल मौसम में पौधों जीवित रह जाते हैं। बाकी हार्मोन जो ऑक्सीन हार्मोन्स दिया है या वृद्धि नियामक से संबंधित है। साइटोकिनिन जो दिया है कोशिका विभाजन और पत्तियों की हरियाली बनाए रखना। जिब्रेलिन की बात करें तो लंबाई में वृद्धि और बीज अंकुरण से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण अयस्क मैग्नीशियम मैग्नीशियम का है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण अयस्क जो है मैग्नीशियम का है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डोलोमाइट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डोलोमाइट मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र जो है CaMgCO3 इंटू होल ट्वाइस, इसका रासायनिक सूत्र है CaMgCO3 इंटू होल ट्वाइस। इसका उपयोग क्या है, तो मैग्नीशियम प्राप्त करने में, सीमेंट और ग्लास निर्माण में, मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स सुधारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। हेमेटाइट की बात करें तो लोहा का प्रमुख अयस्क है और सिडेराइट की बात करें तो लोहा का यह भी अयस्क है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पलूरा नामक झिल्ली से घिरा अंग है। आपसे पूछा है कि पलूरा नामक झिल्ली से घिरा अंग है या क्या है, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है फेफड़े, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े। पलूरा एक पतली द्विस्तरीय झिल्ली है जो फेफड़ों को ढकती है और उन्हें छाती की दीवार से अलग करती है। इसमें दो हिस्सा होता है, पेरिएटल प्लूरा छाती की दीवार के अंदरूनी हिस्से में जुड़ी होती है और बिसरल प्लूरा की बात करें सीधे फेफड़ों की सतह से जुड़ी होती है। तो प्लूरा नामक झिल्ली जो है, झिल्ली से घिरा अंग जो है वो आपका फेफड़ा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। आपसे पूछा है कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 55%। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त लगभग 45% ठोस घटकों जैसे लाल रक्त कोष का, श्वेत रक्त कोष का, प्लेटलेट्स और 55% तरल घटक यानी कि प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा में पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हार्मोन्स और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। या शरीर में पोषक तत्व, गैसों और अपशिष्टों का परिवहन करता है। इसलिए मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग 55% होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जैकोब्सन अंग पाया जाता है। आपसे पूछा जैकोब्सन अंग कहाँ पाया जाता है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाक में पाया जाता है। जैकोब्सन अंग जो है या नाक में पाया जाता है। जैकोब्सन अंग जो है, अंग को वोमेरोनाशल अंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो वोमेरोनाशल अंग भी कहा जाता है। या नाक की भीतरी दीवार में पाया जाता है और रासायनिक संवेदनाओं महसूस करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। आपसे पूछा है कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कीट इस प्रश्न का राइट आंसर। इंसेक्ट्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कीट जंतु जगत का सबसे बड़ा और विविधतापूर्ण समूह है। अनुमानित कीट प्रजातियां लगभग 10 लाख से अधिक हैं। यह सभी प्रकार के पर्यावरणीय निकायों में पाए जाते हैं, हवा, जल और जमीन में। अन्य समूहों की तुलना में कीटों की संख्या और विविधता सबसे अधिक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है। आपसे पूछा है कि कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोलॉजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माइकोलॉजी वह विज्ञान है जो कवकों का अध्ययन करता है। कवक में शामिल खमीर, फफूंदी, मशरूम आदि। माइकोलॉजी के अध्ययन से हम समझ सकते हैं कि कवकों की संरचना और जीवन चक्र, उनके उपयोग जैसे खाने में, दवाओं में, रोगजनक कवक और उनके प्रभाव भी।
बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन करते हैं, और एंटोमोलॉजी में, तो एंटोमोलॉजी की बात करें तो इसमें कीटों का अध्ययन करते हैं। तो कॉकों का अध्ययन जो करते हैं और माइकोलॉजी में करते हैं। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण अयस्क मैग्नीशियम का है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण अयस्क मैग्नीशियम का है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय